हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस एवरीवन में। और मैं आपका दोस्त अर्जुन सिंह। आज हम बात करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता के बारे में। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता के बारे में देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। चलो कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो हम सभ्यता पढ़ते हैं और सभ्यता ये होती क्या चीज़ है, ये सभ्यता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि क्या है सभ्यता। तो सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति क्या होती है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। सभ्यता का मतलब होता है, संस्कृति का मतलब होता है व्यक्ति का आंतरिक भाव। तो ये आंतरिक भाव है, आंतरिक भाव। आंतरिक भाव होती है। जो संस्कृति होती है वो आंतरिक भाव होती है, जबकि जो सभ्यता है यह बाहरी दिखावा होता है, यह बाहरी दिखावा होता है, दिखावा होता है। एक व्यक्ति हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं या पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हैं जिसका नाम है कांट, जिसबर्ट और गिलिन, कांट, जिसबर्ट और गिलिन। कांट, जिसबर्ट और गिलिन ने बताया इस सभ्यता और संस्कृति के बारे में कि सभ्यता संस्कृति क्या होती है। इन्होंने बताया कि आंतरिक भाव है कि सभ्यता जो है बाहरी दिखावा होता है, जबकि आंतरिक भाव क्या होता है, संस्कृति होती है। तो इन्होंने बताया कि संस्कृति आंतरिक भाव है, आंतरिक भाव है, जबकि सभ्यता बाहरी दिखावा। इन जिसबर्ट भाई साहब की बुक का नाम है, इन्होंने एक बुक लिखी टर्निंग टू द पॉइंट ऑफ नेशन। इन्होंने एक बुक लिखी, इन्होंने इसमें बताया टर्निंग टू द पॉइंट ऑफ नेशन। इस बुक के माध्यम से इन्होंने बताया सभ्यता और संस्कृति के बारे में कि टर्निंग टू द पॉइंट ऑफ नेशन के बारे में। ठीक है, इनकी इस बुक का नाम है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हुई आपकी सभ्यता और संस्कृति। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या होती है। अब सभ्यता के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो जब सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हेडिंग पड़ेगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसका मतलब होता है मेसो का मतलब होता है बीच। मेसो का मतलब होता है बीच। और
पोटामिया का मतलब हो गया नदी। अब ये जो मेसोपोटामिया है ये दो नदियों के बीच बसी हुई थी सभ्यता। ये कौन सी नदियां हैं? इनका नाम था दजला एवं फरात। दजला एवं फरात नदियों के बीच ये सभ्यता बसी हुई थी। अब ये दजला एवं फरात को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में इनका नाम यूक्रेटस और टिग्रिस यूक्रेटस और टिग्रिस के नाम से इन्हें वर्तमान में जाना जाता है। और ये जो सभ्यता है दजला और फरात नदियाँ, ये वर्तमान में जो स्थान पड़ेगा, स्थान या जगह, तो ये वर्तमान में कहाँ पे पाई जाएगी? तो ये वर्तमान में इराक और सीरिया में वर्तमान में सभ्यता विद्यमान पाई गई है। ठीक है, तो हमने बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में कि मेसो का मतलब होता है बीच और पोटामिया का मतलब होता है नदी, जो कि दजला एवं फरात नदियों के बीच में विस्तृत हुई थी, विकास हुआ था इसका। वर्तमान में इसको यूक्रेटस और टिग्रिस के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में स्थान पड़ेंगे, जगह पड़ेगी जहाँ पर विद्यमान पाई गई है, तो इराक और सीरिया में ये सभ्यता पाई गई है। अब ये जो सभ्यता है आपकी, तो सर्वप्रथम इस सभ्यता सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में, इस सभ्यता के बारे में रॉलिंसन एक व्यक्ति हैं। रॉलिंसन नामक व्यक्ति ने 1855 ईस्वी में पढ़ा। सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में रॉलिंसन नामक व्यक्ति ने 1855 ईस्वी में पढ़ा कि मेसोपोटामिया भी ये कोई सभ्यता है। तो अब इस मेसोपोटामिया इन्होंने देखा कि यहाँ पर 4 प्रकार की संस्कृतियाँ विद्यमान थी। वो कौन कौन सी संस्कृतियाँ थी? 4 प्रकार की संस्कृतियाँ थी इसके पास। इस सभ्यता में 4 प्रकार की संस्कृतियाँ थी। एक थी बेबीलोन संस्कृति, दूसरी असेरियन संस्कृति, तीसरी आपकी कोल्ड्रियन और सुमेरियन। ये 4 प्रकार की संस्कृतियां यहाँ पर विद्यमान थी। ठीक है, तो जो हमने इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम किस क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी। उन नदियों को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो यूक्रेटस और टिग्रिस हमने बताया। कहाँ पर वर्तमान में पाई जाएगी? इराक और सीरिया में पाई जाएगी। सर्वप्रथम मेसोपोटामिया सभ्यता को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो रॉलिंसन नामक व्यक्ति को जाता है, जिन्होंने 1855 ईस्वी में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कितनी प्रकार की संस्कृतियाँ विद्यमान थीं? तो यहाँ पर बेबीलोन, असेरियन, कोल्ड्रियन और सुमेरियन संस्कृतियाँ विद्यमान थी। तो ये है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम बताते हैं मिस्र की सभ्यता, कि मिस्र की सभ्यता क्या होती है। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? यह क्वेश्चन आ जाता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो अब बात करते हैं हम मिस्र की सभ्यता के बारे में। दूसरी सभ्यता है आपकी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। जो मिस्र की सभ्यता है ये कहाँ पर विकसित हुई? मिस्र की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? तो मिस्र की सभ्यता विकसित हुई आपकी नील नदी के किनारे। नील नदी के किनारे विकसित होती है ये सभ्यता।
और ये सारी सभ्यताएं नील नदी के किनारे, मतलब ये सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित थी। अब अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये नदी के किनारे ही विकसित क्यों हुई थी? सारी सभ्यताएं नदी के किनारे, सभी जो सभ्यता मिलती हैं, आप मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता वही है, और इसके बाद आप पढ़ते हैं चीन की सभ्यता, इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता। जितनी भी सभ्यताएं हैं सारी की सारी नदियों के किनारे विकसित होती हैं, क्योंकि उतने समय कोई ऐसे मार्ग नहीं थे व्यक्ति को जाने का, व्यापार करने का, या किसी भी तरह का जो, और उसके लिए जो भी आर्थिक राजनीतिक जो भी चीज़ें हो पाती थी, उनका साधन यहीं से ज़्यादा विकसित हो पाता था। इसीलिए सभ्यताएं कहाँ पर, नदी के किनारे ज़्यादा विकसित हो पा रही हैं। नील नदी के किनारे आपकी मिस्र की सभ्यता विकसित होती है। अब बात करते हैं कि नील नदी को, अब यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी हो जाती है नील नदी। सबसे लंबी नदी होती है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी क्वेश्चन आ जाता है। हमने बताया कि अब ये जो सभ्यता है नील नदी पर, यहाँ पर सर्वप्रथम डेल्टा देखा गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम किस नदी पर डेल्टा देखा गया था, किस व्यक्ति ने डेल्टा देखा था? तो सर्वप्रथम डेल्टा इसी नदी पर देखा गया, इसी नदी पर देखा गया, इसी नदी पर सर्वप्रथम डेल्टा देखा गया। अब ये जो डेल्टा है किसने देखा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हेरोडोटस ने देखा था। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इस डेल्टे को देखा, जिसका आकार जो था, आकार ये त्रिभुजाकार था, इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। सर्वप्रथम डेल्टा इसी नदी पर देखा गया था। इस डेल्टा को देखने का श्रेय किसे जाता है? हेरोडोटस को। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, और हेरोडोटस को डेल्टा का पिता भी कहा जाता है। डेल्टा का पिता भी हेरोडोटस को कहा जाता है। इसके बाद अब ये जो इतिहास का पिता है, किसने इस व्यक्ति को किसने इतिहास का पिता कहा? तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सिसरो। तो सिसरो नामक व्यक्ति ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। सिसरो नामक व्यक्ति ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। अब ये इतिहास का पिता क्यों कहा? इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इस हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका बुक को इस भाई साहब ने पढ़ लिया। और इस बुक में लिखा क्या था? इस बुक में लिखा हुआ था एक युद्ध है जिसे स्पार्टा का युद्ध कहा जाता है। तो स्पार्टा के युद्ध के बारे में इस बुक में हेरोडोटस ने विस्तृत वर्णन किया हुआ था। और इस किताब को इस सिसरो ने पढ़ा तो इसने इस व्यक्ति को ऐसा कुछ इसको लगा कि ये ही इतिहास का पिता होगा, तो उसने इस व्यक्ति को हेरोडोटस को इतिहास का पिता की संज्ञा दे दी। यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाते हैं, ठीक है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता, हेरोडोटस को डेल्टा का पिता किसने कहा? सिसरो ने कहा, ठीक है ना। हमने ये बताया कि नील नदी मतलब कहाँ पर विकसित, मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित होती है? नील नदी के किनारे विकसित होती है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी नील नदी, ठीक है। और मिस्र की सभ्यता हमने आपको बताया, और इसी के बारे में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और भी हम इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि और मिस्र की सभ्यता और क्या है आगे। तो मिस्र की सभ्यता में, मिस्र में कुछ चीज़ें पाई जाएंगी जो कि हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि मिस्र के राजा को कहते थे फ़राओ। जैसे रूस के राजा को कहते थे जार, वैसे ही मिस्र के राजा को कहते थे फ़राओ। जैसे भारत में राजा को राजा, बादशाह, ठीक है ना, सम्राट, ये उपाधियाँ थी। ये सब क्या थी? उपाधियाँ थी। तो मिस्र के राजा को कहते थे फ़राओ। तो मिस्र के राजा को
फराव कहते थे, फराव, फराव कहते थे। अब ये जो फराव कहते थे, क्वेश्चन आ जाता है मिस्र के राजा को क्या कहते हैं, फराव कहते हैं। अब ये जो यहाँ की जनता है अपने राजा को बहुत प्यार किया करती थी, बहुत चाहती थी। यहाँ के लोगों की अवधारणा ये थी कि व्यक्ति अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो अगर मर जाता है, तो इनकी ये अवधारणा थी कि व्यक्ति अगर 100 दिन तक जीवित रहता है, जीवित, तो फिर वो 100 दिन तक मरणासन में भी रहेगा। इनकी ये अवधारणा थी कि अगर व्यक्ति 100 दिन तक जीवित रहता है तो वो ऐसा है कि ये जैसे 100 दिन तक जीवित रहा तो 100 दिन तक मरणासन में भी रहेगा। अगर इस व्यक्ति को वापस लाना है, इसकी आत्मा को अगर वापस लाना है, अगर कोई ये व्यक्ति मर गया है, ये इसकी डेथ हो गई है, तो अगर ये मर गया है और इसी व्यक्ति को अगर वापस जिंदा करना है तो क्या करेंगे लोग। इनकी अवधारणा थी कि व्यक्ति 100 दिन तक जीवित रहता है तो 100 दिन तक मरणासन में रहता है। अगर उस व्यक्ति की आत्मा को वापस जीवित करना है या उसे लाना है, तो अगर इस कोई व्यक्ति है, अगर इसकी डेड बॉडी को जलाया नहीं जाए, अगर इसकी डेड बॉडी को जलाया नहीं जाए, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं किया जाए, तो आत्मा पुनः यहाँ पर आने के लिए विवश हो जाती है। ठीक है, आत्मा यहाँ पर आने के लिए विवश हो जाएगी। तो इनकी ये उदाहरण थी। तो ये लोग क्या करते थे, इस बॉडी में एक लेप लगाते थे जिससे कि ये सड़े गले नहीं, ये लोग लेप लगाते थे और इसी तरह ताबूत के अंदर इसको बंद कर देते थे। अब ये ताबूत के अंदर बंद कर देते थे और इसको मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ये टूट फूट ना होने पाए, इसलिए इसको बंद कर दिया। इसके बाद इसको कहते क्या है, मेन चीज़ यहाँ से बन जाता है क्वेश्चन कि जब इसको गाड़ देते थे लोग, मतलब तो इसको पिरामिड कहते थे। क्या कहते थे, पिरामिड कहते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि पिरामिड क्या है। तो यही है, तो मिस्र के राजा या मिस्र के राजाओं की बनी हुई कब्रों को क्या कहते थे। तो यहाँ पर आ जाता था पिरामिड क्या है। तो पिरामिड के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। पिरामिड तो मिस्र के राजाओं की कब्र को, मिस्र के राजाओं की कब्र को पिरामिड कहते हैं, पिरामिड। और सबसे यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है पिरामिड कहते थे। मिस्र के राजाओं की कब्र को क्या, किसके नाम से जाना जाता है, पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि अब यहाँ पर सबसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो मिस्र की सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड, मिस्र का जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो है गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड। मिस्र का सबसे जो बड़ा पिरामिड है उसका नाम है गीजा का पिरामिड। अब इस गीजा के पिरामिड में 2 अजूबे हैं। इस गीजा के पिरामिड के 2 अजूबे हैं। इस 2 अजूबे कौन से हैं, आखिर इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें अजूबा इसे कहा जाता है। 2 अजूबे क्या हैं, इसके 2 अजूबे ये हैं कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लेकर के जाओगे, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन लेकर के इसके अंदर आप जाते हैं, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाती है। आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लेकर के जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन लेकर के जाएंगे, तो इस गीजा के पिरामिड में अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो मशीन आपका इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है वो ख़राब हो जाएगी, अपने आप ख़राब हो जाती है। दूसरा ये तो पहला हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इस गीजा के पिरामिड में, मान लीजिए गीजा का पिरामिड है, इस तरह से ये गीजा का पिरामिड है और ठीक है, तो आप मान लो यहाँ पर ऐसे प्रवेश किया, तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं कोई भी यंत्र लेकर के, तो यहाँ पर ये तो मशीन ख़राब हो गई। अब दूसरी बात ये, कोई व्यक्ति जैसे गया, कोई व्यक्ति भी जा रहा है, तो इसके अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो इसके जो हाथ पैर हैं हवा में हो जाएंगे, ग्रेविटी ख़त्म, ग्रेविटी 0 हो जाती है। तो मतलब ग्रेविटी ही नहीं रहेगी, गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे चलेगा, एक कदम ऐसे डाला, किसी तरह जैसे कोई भी कदम डालेगा, इसका कोई भी कदम पड़ेगा इस तरह से ऐसे करके, तो ये हवा में हो जाएगा। मान लो ये धरती है, तो ये हवा में टंगे हैं, इसके हाथ पैर हवा में हो जाएगा। जैसे ही दूसरा कदम डाला तो इसमें क्या हो जाएगा, वो डर जाता है। तो व्यक्ति जो भी गया इसके अंदर वो लौट के नहीं आया,
तो इसके एक अजूबे हो जाते हैं, तो इसके 2 अजूबे हो जाते हैं कि गीजा की पिरामिड के अजूबे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने मिस्र की सभ्यता से जितने बनने वाले क्वेश्चन थे आपको बताएं, शायद पसंद आया होगा आपको। और इसके बाद में हम बात करते हैं चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता में कुछ खास नहीं, उससे भी कुछ ऐसे ही पूछ लिया जाता है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है हमको बता देते हैं कि चीन की सभ्यता। इसके बाद हम पढ़ते हैं चीन की सभ्यता। ठीक है, तो चीन की सभ्यता के बारे में बताते हैं कि चीन की सभ्यता क्या है। तो अगली सभ्यता है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। अबे चीन की सभ्यता फिर भी नदी किनारे विकसित होगी, तो इसकी जो नदी है वो नदी के किनारे विकसित हुई, ह्वांगहो नदी के किनारे। ह्वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। ये जो चीन की सभ्यता है वो ह्वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, इसमें क्वेश्चन यही बन जाता है। और ये ह्वांगहो नदी को क्या कहते हैं? ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक। चीन का शोक किसे कहते हैं? तो ह्वांगहो नदी कहते हैं। और क्योंकि ये शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ये सबसे ज़्यादा बाढ़ लगती है चीन में, इसलिए यहाँ पर बहुत ही जनधन की हानि होती है, इसलिए इसको चीन का शोक के नाम से जानते हैं। तो ये हमने बताया, सबसे पहले हमने बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर बताया हमने मिस्र की सभ्यता, इसके बाद हमने चीन की सभ्यता के बारे में बताया। इसमें से यही इंपॉर्टेंट है। अगली बात हम करने वालेंगे करेंगे मतलब अगले नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर लंबा हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही बड़ा चैप्टर है इसमें, क्योंकि कई सभ्यताएँ अर्ज हैं। तो ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता ये एक एक करके इसमें हम देखेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत ही क्वेश्चन बन जाते हैं लोगों के और आते भी हैं। तो आगे हम चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। अगला चैप्टर होगा हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, धन्यवाद।